वेलकम लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। हमने अभी तक अपने लेक्चर 3 किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में 10th क्लास के बेस को लेते हुए हमने अभी तक 3 चैप्टर कर लिया है। 3 चैप्टर में ऑलमोस्ट हमारी थ्योरी खत्म हो गई थी। लास्ट में थोड़ा सा पावर और हीटिंग इफेक्ट बचा हुआ था, बाकी हमारी थ्योरी खत्म हो गई थी। इस वीडियो में हम आज पूरी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जिस प्रकार के न्यूमेरिकल हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आपके पास बुक होगी, आप बुक से भी देख सकते हैं। क्वेश्चंस मैं बोर्ड में समझाऊंगा, आपको उनका सॉल्यूशन समझाऊंगा, आप बुक में अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास कई सवाल दिए होंगे। आप जब चैप्टर की शुरुआत किया था हमने, तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में पढ़ा था। फिर उसमें हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, I बराबर Q बाय टी पढ़ा था। यानी कि जो करंट होता है वो चार्ज बटे समय, यानी चार्ज अपॉन टाइम, यानी हम बोल सकते हैं कि जो धारा थी हमारे पास आवेश बटे समय थी। तो पहला इसमें सवाल दिया हुआ है हमारे पास। देखिए, हम एग्जाम्पल्स के बेसिस पे करेंगे। ज्यादातर सवाल जो हम आपके पेपर में आते हैं वो एग्जाम्पल से ही आ रहे होते हैं। चलिए, तो देखिए हमारे पास एग्जांपल 12.1 हमारे पास बहुत ही आसान दिया हुआ है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि करंट 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक बल्ब है जिसमें कितनी करंट बह रही है। देखिए, लिखा हुआ है कि 0.5 एम्पियर करंट बह रही है। तो आई बराबर आपके पास कितना दिया है बच्चों? आई बराबर 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है आपके पास 10 मिनट दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? चार्ज निकालना है। तो आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है बच्चों? Q बाय टी होता है। और चार्ज की वैल्यू, अगर अपने को चार्ज की वैल्यू निकालना है तो I इंटू टी हो जाएगा। Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। I की वैल्यू आपके पास 0.5 दी हुई है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे ये आती है, बच्चे ये गलत कर देते हैं, टाइम की जगह 10 मिनट रख देते हैं। वो गलत होगा, क्योंकि इसकी जो एसआई यूनिट होती है टाइम की, जैसे हमारे पास करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, तो टाइम की एसआई यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है। 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी हमारे पास 600 सेकंड। तो आप जब यहां पे लिखेंगे तो यहां 600 लिखेंगे। कितना? 600 लिखेंगे, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्यू आ जाएगा आपका। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया? 5/10 इंटू 10 इंटू 60 इज इक्वल टू क्यू। यहां से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, 5 6 जा 30, यानी 300 कोलॉम्ब जो है हमारे पास, ये हमारा चार्ज आ गया। यानी पहला क्वेश्चन हमने बहुत आसानी तरीके से कर लिया भैया। ये सब सवाल जो है, ये छोटा सवाल है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है ना? ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। देखिए, हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आप देखिए, पढ़िए जब तक। कौन सा सवाल है अपना? दूसरा सवाल जो है 12.2। तो मूव ऑन करते हैं 12.2 की ओर। तो 12.2 में क्या कह रहा है, आप कोशिश कीजिए, पढ़िए पहले। 12.2 12.2, तो आप हम 12.2 की ओर मूव करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। मतलब कह रहा है कि कोई भी दो बिंदु हैं, कोई भी दो बिंदु हैं, उनके बीच में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, VA मान लो, इसका VB मान लो, तो जो VA माइनस VB दिया हुआ है आपके पास बच्चों, वो कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट दिया हुआ है। मतलब कि इन दोनों बिंदु के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी विभवांतर है, वो 12 वोल्ट दिया हुआ है। और आपके पास चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 कूलॉम में दी हुई है। और आपसे पूछा क्या है? इसमें वर्क की वैल्यू पूछा है। वर्क यानी कार्य कितना होगा। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कंसेप्ट कि जब कभी भी किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी चार्ज को लाया जाता है, तो उसमें जो किया गया वर्क होता है, वही क्या कहलाता है हमारे पास? वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, या फिर पोटेंशियल कहलाता है। तो जो पोटेंशियल दिया होगा हमारे पास, V होगा, वो कितना होगा? किसी चार्ज को यहां से यहां तक लाने में किया गया वर्क, यानी W बाय Q होगा। तो W का फॉर्मूला हमारे पास यहां से कितना आ गया? V इंटू Q आ गया। V की वैल्यू आपके पास 12 दी हुई है और Q की वैल्यू 2 हो गई, तो ये 12 दूनी 24। तो हमारे पास यहां से वर्क कितना आ गया? 24। और वर्क की SI यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल होती है, तो जूल लिख दिया। SI यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप SI यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप SI यूनिट नहीं लिखते हैं
तो आपका आंसर जो होगा वो आधा सही माना जाएगा, मतलब गलत। 24 क्या, 24 लीटर, 24 किलोलीटर, 24 किलोमीटर, 24 किलोग्राम, क्या? अरे भैया बताओ ना कि 24 जूल। जब तक आप 24 जूल नहीं बताओगे ना तो आपको सवाल गलत ही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल नहीं आया समझ में? देखो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे तो अपने आप से झूठ बोलोगे, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हो, बोल तो सकते नहीं हो मान लो, लेकिन आप वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश करो, और नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। आप बोल तो सकते नहीं हो, इसमें ऑनलाइन में कैसे बोलोगे? चलो तो ये हो गया। अब देखो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभव को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। डेफिनेशन पार्ट है, अपन वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट 6 वोल्ट बैटरी। क्या है हमारे पास? ये क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नहीं है एक्चुअली, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। किसमें? जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। मतलब कि प्रत्येक कूलम्ब चार्ज को जब हम 6 वोल्ट की बैटरी से पास कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी देंगे? एनर्जी इज ऑल्सो अ वर्क, और V बराबर अभी हमने सीखा W/Q। तो V की वैल्यू हमारे पास 6 है और Q की वैल्यू 1 है, तो वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? वर्क बराबर ही भी हमारे पास 6 जूल आ जाएगा। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसमें लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है कि चार्ज 1 है, आपको पहचानना पड़ता कि चार्ज कितना है? 1 है, तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा था तो आपने देख लिया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अपन सवाल की ओर। हमारे पास नेक्स्ट जो सवाल है वो बहुत दूर दिया है, क्या 12.3 में आ जाओ। चलो मूव ऑन टू द 12.3। आप अपनी बुक में 12.3 खोलें जल्दी से। आई थिंक आपने खोल लिया होगा। चलिए अब हम 12.3 देखते हैं, इसमें डाल लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। 12.3 हमारा क्या कहता है? अरे कुछ भी कहे, मर्जी पड़े जो कहे, हमसे उससे क्या लेन देना, हम तो इजी वे में कर देते हैं उसको जल्दी से फटाक से। हमने तो फॉर्मूला सब याद कर रखा है, नहीं याद कर रखा है तो याद कर लेंगे। फॉर्मूला याद करने के बाद तो बहुत ही लल्लू सवाल है। अब ये इतने इजी तो बहुत इजी है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 200 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ए पार्ट में दिया हुआ है, ए पार्ट में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चों? कि करंट की वैल्यू बता दीजिए, करंट की, धारा की वैल्यू बता दीजिए। जब विभव की वैल्यू जो दी हुई है 220 वोल्ट दी हुई है, यानी हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू 220 वोल्ट दी हुई है और रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 1200 ओम दी हुई है, तो आई की वैल्यू बता दीजिए। अरे इतना सरल जवाब, V इज इक्वल टू आई आर। ओम का नियम होता है, V की वैल्यू 220 दी हुई है और I की वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू 1200 होती है, दी हुई है, तो I बराबर आ जाएगा 220 बटा 1200। यहां से कैंसिल हो जाएगा तो 2/120। आप यहां से 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 11/60 एम्पियर। आप चाहें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी पड़े, आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। बी पार्ट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, बी पार्ट में दिया हुआ है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब सिंपल सा सवाल है। बी वाले में भी हमारे पास V की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट और R की वैल्यू दी हुई है 100 ओम। तो आपको क्या करना है? I की वैल्यू निकालना है। तो सेम इसी प्रकार अपन बी पार्ट कर सकते हैं। जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात आप ये मेंशन कीजिए, जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूं ये सारे सवाल आपको अपनी कॉपी में करना है। मैं मानता हूं कि एग्जाम्पल हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी कॉपी में मेंशन करना है। चाहे तो आप ये वीडियो देखते देखते जो देख रहे हैं आप वीडियो, तो आप डायरेक्ट अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप एक बार रफ करें फिर एक बार कॉपी करें। बहुत आसान सवाल है, आप करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्द कर लेंगे। आई नो आप यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। मुझे पता है कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो ही सही कि ये लल्लू लल्लू सवाल कर ही लोगे, क्योंकि फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। क्या ही बताऊं अब आगे बाकी आप सब जानते हो। 12.4 में आ जाओ। चलो कुछ एक आध दो मिलेंगे अपने को टफ, उनको अपन थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, टाइम लगा के देख लेंगे। 12.4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पोटेंशियल डिफरेंस between the terminal of the electric heater is 60 volt when it drawn a current of 4 ampere from the source. What current will be the electric heater if the potential difference is increased to 120 volt? इसको समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि पहले जो V दिया हुआ है वो 60 वोल्ट दिया हुआ है। आप गिवन लिखते जाओ ना बढ़िया से। पहले जो गिवन आपके पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? V बराबर 60 वोल्ट दिया हुआ है और I बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर दिया हुआ है।
अब कह रहा है सवाल, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। कह रहा है सवाल कि जब पहले हमारे पास v की वैल्यू इतनी थी तो i की वैल्यू इतनी है, तो अब हम कर क्या रहे हैं सवाल में? अब हम सवाल में कह रहे हैं कि v जो था उसे बढ़ा रहे हैं। v को बढ़ा करके, v को देखो बढ़ा करके कितना कर दिया इसने, सवाल वाले ने, एक सेकंड, v रुक जा, तो v को बढ़ा करके हमने 120 कर दिया है। v को बढ़ा करके हमने कितना कर दिया है? 120 वोल्ट कर दिया है। तो बताओ i की वैल्यू कितनी होगी? सोचने की कोशिश करो, चलो आप खुद सोचो, चलो सोचने की कोशिश करो। ओम का नियम का जो फॉर्मूला होता है वो v बराबर आई आर होता है। ये है ओम के नियम का फॉर्मूला। अब वो कह रहा है कि पहले 60 वोल्ट था v, अब फिर v की वैल्यू 120 वोल्ट हो गई है। तो इस फॉर्मूले को देखो, पहले हमारे पास v की वैल्यू पता है, i की वैल्यू पता है, तो r की वैल्यू निकाल लोगे। अब रेसिस्टेंस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तार की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि तार की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि छोड़ो एग्जाम्पल छोड़ो, आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आर उतना ही रहेगा, आर उतना ही रहेगा। क्यों? रेसिस्टेंस है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे सोने का इस्तेमाल कर रहे हो, सोने की तार इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप लोहे की तार इस्तेमाल कर रहे हो, कॉपर की इस्तेमाल कर रहे हो, आयरन की या फिर कॉपर की, जो भी आप सिल्वर की तार इस्तेमाल कर रहे हो, तो तार पे डिपेंड करेगा। तो जब आपने तार तो वही रखा है, आपने क्या बोला है कि v की वैल्यू बस चेंज हो रही है, तो रेसिस्टेंस हमेशा वही रहेगा। तो इस वाले से रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। v की वैल्यू हमारे पास 60 है, i की वैल्यू हमारे पास 4 है, और r यहां से वे, तो हमारे पास 60/4 जो हो जाएगा वो r हो जाएगा, और यहां से अपन डिवाइड कर देंगे, 4 5 20 तो ये हमारे पास आ गया 15 ओम। तो ये हमारे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब जो रेसिस्टेंस की वैल्यू आई है वो चेंज नहीं होगी, रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 15 ओम ही रहेगी। तो यहां पे क्या हुआ, V की वैल्यू हमारे पास 120 कर दी है आप, R की वैल्यू आप थोड़ी ना बढ़ा रहे हो, R की वैल्यू तो आपकी वही है 15 ओम। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके करंट तो निकालना हमसे आता है, भैया ने सिखाया है कि V = IR होता है। V की वैल्यू आपने 120 बोल दिया है, I की वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू आपने 15 बोल दिया है, तो I बराबर आ जाएगा 120/15, 5 3 15, 5 2 10, 5 6 20, 3 8 जा 24, यानी 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर यहां पे आंसर आ गया। इस सवाल को आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपको ऐसे सवाल दे सकता है कि आपने क्या किया कि V को इतना बढ़ा दिया है, I इतना है, V को बढ़ा दिए हैं, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? तो रेसिस्टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। आपने एक बार प्रतिरोधक निकाल लिया है तो वही रहेगा प्रतिरोधक। आपने यहां पे प्रतिरोधक निकाल लिया और वही प्रतिरोधक का इस्तेमाल करके आपने धारा निकाल लिया। दैट्स करेक्ट। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा सवाल दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 12.5 वाला। 12.5 वाला जो है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको शायद याद हो, फॉर्मूला नहीं याद है, या फिर याद हो या ना याद हो, मैंने शायद कराया है। रेसिस्टेंस जब किस किस चीज पर डिपेंड करता है, जब मैं वो पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने ये फॉर्मूला। आप 12.5 देखते हैं। 12.5 में आपके पास दिया क्या है? रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपको, एक 1 मीटर तार है, लंबी है, 1 मीटर लंबी तार है, लंबाई हमारे पास 1 मीटर दी हुई है, 1 मीटर लंबी तार है, और उसका रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है यानी प्रतिरोधक जो दिया हुआ है हमारे पास 26 ओम दिया हुआ है। आप सवाल को पढ़िए कि रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, एक मेटल की तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और उसका प्रतिरोधक यानी रेसिस्टेंस 26 ओम दिया हुआ है। यदि उसका डायमीटर, तार का डायमीटर कितना दिया है? 0.3 mm दिया हुआ है। डायमीटर तो आप समझते होंगे, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ये सर्कल है तो ये डायमीटर कहलाता है, और ये जो लेंथ होती है हमारे पास, ये रेडियस होती है, और ये पूरी लेंथ जो होती है हमारे पास डायमीटर कहलाती है। तो डायमीटर में हमारे पास कितना दिया? 0.3 mm दिया हुआ है। बच्चों जब कभी भी लंबाई 1 मीटर दी हुई है, हमें हर चीज SI यूनिट में लेनी होती है, तो डायमीटर को भी SI यूनिट में आप कर लीजिए। 0.3 mm है। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm होता है। तो अगर हमें 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 1/10 करना पड़ेगा, ताकि हम mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सके। और अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो फिर हमें 100 से नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास mm जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह सेम हमने यहां पे यही किया कि हमने 1/10 क्यों किया? ये 1/10 इसलिए किया ताकि ये mm जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1/100 करना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया। तो यहां से हमारे पास 3 और पॉइंट को हटाएंगे तो ये अपॉन 10 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि 3/10 की पावर कितना दिया? 2 3 4, तो 10 की पावर 4। अब जब हमारे पास ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि जब कभी कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है तो पावर हमारे पास 10 to the power -4 बन जाएगा। अब ये मीटर में आ गया।
ये भी मीटर में, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। बच्चे सवाल में गलती क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाना सबको आता है लेकिन ये चेंज करना नहीं आता है। आप याद रखेंगे एमएम को सबसे पहले हमने ये क्यों लगाया है, ताकि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि ऐसा होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये क्यों लगाया है, ताकि मीटर में कन्वर्ट कर सके। यहां तक का हमारा हो गया। अब व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द एट द टेम्परेचर, प्रेडिक्ट द मेटल मटेरियल ऑफ द वायर। अब हमें क्या करना है, इसमें करना क्या है, हमें यह करना है कि रेसिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद हो, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ये आपको याद हो शायद कि R इज इक्वल टू आपने पढ़ा था, भैया ने पढ़ाया था एक लेक्चर में, रो L बाई A होता है। रो जो होता है यही है विशिष्ट प्रतिरोधक यानी रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है, यही है रेसिस्टिविटी। तो आपको करना क्या है इस सवाल में, आपको करना क्या है, इसकी ही वैल्यू निकालनी है, रेसिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू आपको पता है क्या, हाँ पता है। एल की वैल्यू पता है आपको क्या, हाँ पता है। एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे, अरे डायमीटर पता है ना तो निकाल लेंगे, है ना। तो आर की वैल्यू रख दीजिए पहले, तो आर ए बाई एल जो होगा यही हमारा रो है यानी रेसिस्टिविटी है। आप सबकी वैल्यू पुट करते चलो, तो सबकी वैल्यू पुट करते तो आर की वैल्यू कितनी दी है, 26 दी, 26 दी हुई है। एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस कितना होता है, डी बाय 2 होता है, तो हम क्या बोलेंगे, पाई डी बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन एल की वैल्यू, लंबाई की वैल्यू कितनी दी है, 1 मीटर दी है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे पास रो की वैल्यू आ गई। किसकी, रो ऐसे बनाते देखो, रो ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। अब इसको ऊपर कर देता हूं मैं, है ना। यहां देखो रो बोलते हैं, रो का मतलब क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। ये हमारे पास कितना आ गया, रो बराबर यहां से आ गया 26 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर यानी डी बाई 2 का स्क्वायर, डी बाई 2 मतलब हो गया हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास 26 आ जाएगा इंटू पाई, और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9, इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 4, और इसका स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर -4 का। अगर हम 10 टू द पावर -4 है तो अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास कितना जाएगा, -8। अब यहां से आप कुछ कट रहा हो तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आ गया अपने पास। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 13 इंटू 9/2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8 आ गया। अब 13 इंटू 9 कर दो, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो 7 लिखो ना गधे, 9 3 जा 27, 7 टू कैरी, 9 में 9 11, तो 117/2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8 आ गया। अब इनको डिवाइड कर दोगे तो 2 5 जा 10, बचा 1, 17 है, तो 2 8 जा 16, बचा 1, 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको आंसर में यूनिट में लिखो, आर इसकी यूनिट निकाल लेते चलो। रेसिस्टेंस है तो ओम हो गया ऊपर, और ये क्या हो गया हमारे पास, इसका मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, और लेंथ का मीटर है, तो यहां से हमारे पास रो, मीटर से मीटर कैंसिल, तो हमारे पास जो इसकी यूनिट आ गई वो कितनी आ गई, ओम मीटर आ गई। तो इसकी यूनिट लिखना मत भूलना लास्ट में, ओम मीटर। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये सवाल समझ में आया होगा, हालांकि थोड़ा सा लेंदी जरूर चला गया है हमारा सवाल ये, लेकिन आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अरे आंसर कैसे गलत आ रहा है, देखना यार ध्यान से। हमारे पास क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इन द गिवन। अच्छा एक चीज तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ये चीज तो मेंशन नहीं करी, पाई 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 की वैल्यू रखो ना, पाई की वैल्यू भी तो रखना पड़ेगा अपने को, तो पाई यहां रखना पड़ेगा ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, जैसे ये इसको थोड़ा इस वाले को अभी आंसर रहने दो, क्या बोला, पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा ना। पाई अपन ले रहे थे, देखो यहाँ पाई था, यहाँ भी पाई था, यहाँ भूल गए पाई लेना गलती से, तो ये इसको सवाल को इतना आया था हमारे पास 117/2 इंटू पाई भी है, तो मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 होता है पाई की वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8। अब इसको सॉल्व करो तो 2 11 ये कट जाएगा अपने पास, तो 117 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 7, जब अपन इसे करेंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, जल्दी इसको कैलकुलेट करो। तो 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, ये हो गया 7 1 1 7 7 8 2 1, तो ये आ गया अपने पास। 7 से डिवाइड कर दो इसे, 7 में 7 और 8 9 10 11 12 5 बचा 58, 7 8 जा 58, 7 8 जा 56, तो बचा 2 27, 7 4 28 होता है, 7 3 जा 21, तो बचा 6 अपने पास।
और 60 7 8 56, तो ये आ रहा है अपने पास, है ना। तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8 आ रहा है। अब अगर हम पावर चेंज करना चाहते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, 1.83 कर सकते हैं। इसे कैसे कर सकते हैं, देखो ये हमारा, ये तो हमारा आंसर आया इतना, कितना है 183 पॉइंट समथिंग आया है ना, 183.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8 आया है। चाहो तो इसे ये कर सकते हो कि इस पॉइंट को इधर खिसका दो, जब इस पॉइंट को 2 इधर खिसकाओगे तो यहां 2 कम हो जाएगा, तो 1.83 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6, इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखिए यही आंसर है, हाँ देखो यही आंसर है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये सवाल हमारा इजी तो बोल सकते हैं, ये इजी ही था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी ज्यादा थोड़ा लंबी हो गई थी। बट आप याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है, रो का फॉर्मूला लगाना है RA/L, और R की वैल्यू पुट कर दीजिए, A की वैल्यू पुट कर दीजिए, L की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जरूर ध्यान रखना, जैसे मैंने भूल गया ना गलती से, पाई की वैल्यू लिखना भूल गया। पाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास कितनी होती है, 22/7। आप पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर पूरा मल्टीप्लाई वगैरह कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या होता है ना, कंफ्यूज जाते हैं कि यार भैया अच्छा ये आपने ये कर दिया है, इसमें 84 लिखा हुआ है, ये 8 आप तो 8 लिखेंगे ना भाई, देखो 84 लिखा हुआ है तो इसे राउंड ऑफ करके अपन ऐसे कर सकते हैं 1.84, ठीक है ना। बाकी ये भी आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अपने को इतना दिक्कत नहीं होती है इसमें, एक आध 2 पॉइंट कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन आप इसे कर दीजिएगा एग्जैक्ट कि ये 8 आया था हमारे पास, तो हमने क्या किया, इसे राउंड ऑफ करके 1.84 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12.5 हो गया अपने पास, 12.6 की ओर बढ़ते हैं। चलो किसकी ओर बढ़ रहे हैं अपन, 12.6 की ओर। तो 12.6 की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबी सवाल था, कैलकुलेशन ज्यादा थी इसमें, फिर भी आपको करना पड़ेगा, आप एक आध बार करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा क्या कैसे था, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, अपन किसमें बढ़ रहे हैं, 12.6, एग्जाम्पल 12.6। 12.6 में देखो क्या लिखा हुआ है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है, R की वैल्यू 4 दिया हुआ है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द L/2 एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इतना। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इसे। गिवन क्या दिया हुआ हमारे पास, गिवन दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है गिवन में हमारे पास, लेंथ की जो वैल्यू दी हुई है आपके पास, लेंथ बराबर L दिया हुआ है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो A दिया हुआ है। जब ये दोनों चीज हैं तो हमारे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 ओम आ रही है। अब बोल रहा है कि व्हाट विल द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर सेम मटेरियल सेम है, तो यदि इसका रो है, इफ द रेसिस्टिविटी, हमारे पास रेसिस्टिविटी जानते हो ना, रेसिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोधक, रेसिस्टिविटी इसका रो है यदि, तो जो दूसरा वाला केस होगा उसमें भी यही रेसिस्टिविटी होगी। लंबाई को L/2 कर देना है और एरिया जो है उसे 2A कर देना है। अपन अब कर क्या रहे हैं, लंबाई को क्या कर दे रहे हैं L/2 कर रहे हैं, यानी L डैश, नई लंबाई जो है वो L/2 हो गई है, और जो नई एरिया है A डैश बोल दो तो वो 2A हो गई है, और रेसिस्टिविटी हमारे पास रो ही है। तो रेसिस्टेंस निकालिए, नया वाला रेसिस्टेंस निकालना है अपने को। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A। नया वाला रेसिस्टेंस निकालना है तो R डैश लिख दो, रो डैश लिख दो, A डैश, तो R डैश बराबर रो पहले वाला ही है तो पहले वाला ही रहेगा। L डैश कितना है, L डैश कितना है, L/2 हो गया है तो L/2 लिख दो। A डैश कितना है, 2 टाइम हो गया है, 2A लिख दो। यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, रो L/4A। और आप जानते हो कि ये जो 4 ओम लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला, ये किसके फॉर्मूले से आया होगा, रो L/A से आया होगा। यदि लंबाई L है, एरिया A है और रेसिस्टिविटी रो है, तो इन तीनों का इस्तेमाल करके रो L/A फॉर्मूला बना और उसकी वैल्यू हमारे पास 4 ओम दी हुई थी, यानी रो L/A की जगह अपन लिख सकते हैं 4। तो यहां से हमारे पास ऊपर 4 आ गया और नीचे 4 था ही सही, तो यहां से 1 आ गया आंसर। तो हमारा जो नया रेसिस्टेंस आया है वो कितना आ गया है, 1 ओम आया है। कितने ओम आया है देखिए, चेक करते हैं आंसर, हमारे पास सही है आंसर। क्या करना है देखिए, सवाल वाला क्या कह रहा है हमसे, सवाल वाला ये कह रहा है कि एक रेसिस्टेंस आपको दे दिए हैं हम, लंबाई पहले L थी तो बाद में उस लंबाई को आधा कर दिए हैं, पहले एरिया A था बाद में उस एरिया को 2 गुना कर दिए हैं, और जो मटेरियल लोहे का, अगर मान लीजिए चांदी के तार लिए थे तो बाद में भी चांदी की तार है, यानी रो की वैल्यू हमारे पास सेम है।
तो आप इस डाटा में रख दिए आर डैश निकालना था तो आपको रो एल डैश बाई ए डैश लिख दिए, एल डैश की वैल्यू एल बाई टू लिख दिए, एल बाई टू ए डैश की वैल्यू हमने ए टू ए लिख दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई 4a बन गया। रो एल बाई ए, जो रो एल बाई ए था वो हमारा पहले वाला था क्योंकि पहले 4 ओम दिया हुआ था, रो एल बाई ए तो 4 ओम की वैल्यू पुट कर दिए तो वहां से हमारे पास आंसर आ गया। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। यहां तक की कहानी हुई हमारी समाप्त। अब हम आगे की कहानी शुरू करते चलिए। आगे की कहानी जो है वो है हमारी सीरीज और पैरेलल कंबाइनेशन। सीरीज और पैरेलल कंबाइनेशन आपने पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने डेरिवेशन सीख लिया होगा उस बच्चे से सीरीज और पैरेलल कंबाइनेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं किया हो तो कर लेना बाद में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास? सबसे पहला सवाल इसमें दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है। चलो देखो यहाँ पे कहां पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12.7 में आ जाओ। 12.7 में आपको कुछ सवाल क्या दे रहा है, आप ये पहले ये जान लो। पहले दो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। सीरीज में क्या होता है, एक्चुअली सीरीज में क्या होता है हमारे पास, आर टोटल की जो वैल्यू होती है वो सबको जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल यानी समांतर क्रम जो होता है उसमें क्या होता है कि 1 बाय आर टोटल बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम, पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम। तो हमारे पास 12.7 दिया हुआ है, एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है 12.7। इस 12.7 में देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब लैंप है हमारे पास, जिसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपके पास, प्रतिरोधक कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है। एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। दो ठो रेसिस्टेंस है हमारे पास, R1 एंड R2, 4 ओम दिया हुआ है एक का। कनेक्टेड वोल्ट बैटरी कितने वोल्ट की कनेक्ट है, 4 वोल्ट की। अब उसमें दो केस दिए हुए हैं, एक ए केस दिया हुआ है, एक बी केस दिया हुआ है, एक सी केस दिया हुआ है। तीन चीजें निकालना है। कह रहा है कि आपके पास दो चीजें हैं, एक रेसिस्टेंस है आपके पास कितने का, एक आपके पास इलेक्ट्रिक लैंप है, एक लैंप है जिसका प्रतिरोधक 20 ओम दिया हुआ है, और उसमें हमने एक कंडक्टर को अटैच किया है। क्या अटैच किया है, एक चालक को अटैच किया है जिसका रेसिस्टेंस हमारे पास 4 ओम है। अब बैटरी से कनेक्ट है। ये नहीं बताया है सवाल वाला कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। आगे पढ़ो क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द सर्किट थ्रू द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। अच्छा, मतलब कह रहा है कि रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। फिगर में देखो क्या है, फिगर में देखो आपको ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, और जो रेजिस्टेंस है 4 ओम का, दोनों सीरीज में है। आप फिगर देखो, फिगर ऐसा बना हुआ है आपका। फिगर कैसा बना हुआ है, ये देखो बना हुआ है आपका फिगर ऐसा बना हुआ है, ये 4 ओम है और यहाँ पे आपके पास बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब, अरे डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं बनाते बनता, कमजोर हूं। ये बल्ब हो गया हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, अरे ये बैटरी हो गई, की हो गई। तो ये ऐसा आपको दिख रहा होगा कि ये और ये दोनों क्या है हमारे पास, सीरीज में है। तो सीरीज में है बच्चों। तो ए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए क्वेश्चन में पूछा है टोटल प्रतिरोधक बता दीजिए, कुल प्रतिरोधक बता दीजिए। और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में ये फॉर्मूला लगता है, तो आर टोटल बराबर हो जाएगा 20 + 4 = 24 ओम। बहुत आसान था भैया ये तो। फिर दूसरे वाले में क्या पूछा है भैया, दूसरे वाले में हमसे पूछा है भैया कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, करंट की वैल्यू बता दीजिए। तो अगर हमें आर टोटल की वैल्यू मिल गई है तो V बराबर IR होता है। तो V की वैल्यू आपके पास भैया 6 दी हुई है, I की वैल्यू निकालना है, और आर टोटल की वैल्यू आपके पास भैया 24 दी हुई है। तो यहां से आप I निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, इतने एम्पियर, 6 1 जा 6 4 जा तो 1/4 एम्पियर, दैट इज द आंसर। ये I भी निकल आया, अपना बी पार्ट हो गया ये, ठीक है। अब सी पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आया ना। बी पार्ट, बी पार्ट में कुछ नहीं किया हूं, ओम का नियम लगा दिया हूं, ओम का नियम लगा दिया हूं। ओम का नियम जब कभी भी लगाना होता है ना, तो आप ये चाहते तो इसमें भी ओम का नियम लगा सकते थे और इस वाले में बस लगा सकते थे, लेकिन हमें पूरी सर्किट का करंट निकालना है तो इन दोनों को मिला करके हमने एक जने बना दिया। करना क्या होता है इसमें, हमारे पास सवाल जो आते हैं उनमें करना क्या होता है, जब भी अपने को पूरी बैटरी का करंट निकालना होता है ना, तो आर टोटल पहले निकालना होता है। यानी कि इस पूरे का अपने को आर टोटल निकालना था, तो हमने आर टोटल की वैल्यू 24 ओम आ गई, और V बराबर आई आर का ओम का नियम लगा करके हमने ये सवाल कर लिया। अब तीसरा सवाल देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। तीसरा सवाल आपके पास लिखा हुआ है इसी में, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कंडक्टर। अब यहां से कहानी थोड़ा अच्छी चालू होती है। कह रहा है हमसे कि बल्ब और कंडक्टर
इन बल्ब के अक्रॉस है, बल्ब के अक्रॉस आप विभवांतर निकालें यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालें और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। समझने की कोशिश करना। मैंने आपको शुरुआत अभी बताया था कि जो हम ओम का नियम है, ओम का नियम हम पूरे में भी इकट्ठा लगा सकते हैं और चाहे तो इस वाले में लगा दें और इस वाले में अलग अलग ओम का नियम भी लगा सकते हैं। ध्यान दो, जब यहां से करंट सीरीज में हमने डेरिवेशन करते समय सीखा था कि जो करंट होती है वो सेम होती है, इसमें भी वही करंट होगी, इसमें भी वही करंट होगी। और आर की वैल्यू पता है आपको तो वी की वैल्यू निकालना है दोनों में। चलिए देखते हैं। आर की आई की करंट की वैल्यू याद रखना 1/4 आई है। तो जो सी वाला दिया हुआ है आपको पोटेंशियल निकालना है यानी विभवांतर निकालना है दोनों के अक्रॉस। तो यहां लिख दीजिए पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस हम किसके अक्रॉस निकालना चाहते हैं, पहले बल्ब के अक्रॉस निकालते। चलिए इलेक्ट्रिक लैंप, तो लैंप के अक्रॉस कितना होगा, मान लेते हैं V1 है तो ओम का नियम उसमें भी लग जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे कि हमने डेरिवेशन किया था, याद हो किसी को डेरिवेशन करते समय यही ना लिखे थे कि V1 इज इक्वल टू IR1। I1 क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि करंट सेम होता है। तो यहां से I की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 1/4 हमने अभी निकाला था। V1 की वैल्यू हमें निकालना है, I1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4। पहले हम किसका निकाल रहे हैं, इसको R1 माने हैं 20 वाले का निकाल रहे हैं यानी बल्ब का निकाल रहे हैं। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। अब हम दूसरे उसके अक्रॉस निकालते चलिए, क्या बोलते जो कंडक्टर लगाए हैं अपन, जो चालक लगाए हैं, तो पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर, किसी भी चालक के अक्रॉस कंडक्टर, तो V2 मान लेते हैं उसको, और करंट तो I होगा और यहाँ R2 लिख देते हैं। V2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4 और R2 की वैल्यू हमारे पास 4 दी हुई है यानी यहां से आ जाएगा हमारे पास 1 वोल्ट। जो बच्चा इस सवाल को समझ जाएगा वो समझ जाएगा कि हमें रेसिस्टेंस वाले सवाल में क्या करना होता है। सबसे पहले R टोटल लगाओ, R टोटल लगाने के बाद पहले R टोटल निकालो, चाहे वो सीरीज का हो चाहे वो पैरेलल का हो, फॉर्मूला लगा करके R टोटल निकालिए। R टोटल जब आ गया आपका तो आप करंट निकाल लो। करंट निकालने का फॉर्मूला जानते हो, ओम का नियम लगा दो। जब करंट आ गया तो अगर सीरीज का है तो करंट सेम होगा और अगर पैरेलल है तो पोटेंशियल सेम होता है, विभव सेम होता है। तो यहाँ पे हमने इसका और इस पर, इस पर और इस पर अलग अलग ओम का नियम लगा दिया और जो हमसे पूछा था हमने निकाल दिया। ये 12.7 यानी 12.7 हमारा खत्म हो गया। आई थिंक आपको सारे सवाल समझ में आ ही रहे होंगे। नहीं आते हैं यदि आपको समझ में तो आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा, या तो व्हाट्सअप कर देना या फिर कुछ भी कर सकते हो, आप कमेंट कर देना, मुझे बता देना तो मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब 12.7 हो गया अपना, अब आगे बढ़ते हैं अपन। 12.7 भी हो गया, अब अपन आगे बढ़ेंगे किधर साइड, 12.8 पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया हमारा, ठीक है ना। आप चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल वाले में। तो अच्छा ये देखो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कुछ, इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ड्रॉ द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं डायग्राम्स बना देता हूं आपको, आप इनके कर लीजिएगा साथ साथ में, जो आप इनका एक्सप्लेनेशन जो बाकी चीजें हैं वो आप कर लीजिएगा। ये क्योंकि क्वेश्चंस आपको करने की कोशिश करनी है, नहीं समझ में आएगा तो बता देना। क्वेश्चन 1 में देखो क्या दिया हुआ है, ड्रॉ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट एंड 5 बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt, 5 ohm resistance and 8 ohm resistance and 12 ohm resistance are plug की are connected in series। यानी 5 ohm हमारे पास एक रेसिस्टेंस हो गया और एक 8 ohm रेसिस्टेंस हो गया और एक 12 ohm रेसिस्टेंस हो गया। तो ये 5 ohm हो गया, 5 ohm हो गया हमारे पास और ये 8 ohm हो गया और ये 12 ohm हो गया। सीरीज में है तो सीरीज में लगा दिया। और ऊपर क्या लिखा हुआ था, कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट, 2 वोल्ट ईच। बैटरी जो लगी हुई है 2 वोल्ट ईच है। सेल जो होता है उसका यदि एक का 2 वोल्ट है और आप बैटरी लगा रहे हो 3 ठो को कनेक्ट कर रहे हो, तो ओवरऑल जो हमारे पास जो बैटरी बनेगी, जो ओवरऑल बैटरी बनेगी वो कितने की बन जाएगी। ये की हो गया हमारे पास, की बना दिया आपने। ओवरऑल जो बैटरी बनेगी हमारे पास वो कितने की बनेगी बताओ, करंट अगर ऐसे वेरी है तो बैटरी ओवरऑल हमारे पास 6 वोल्ट की बनेगी। क्यों बनेगी 6 वोल्ट की, क्यों, क्योंकि यदि 3 हमारे पास लगे हुए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको भी ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे है ना।
तो हमारे पास यदि 3 है, 3 सेल लगे हुए हैं, 3 सेल लगे हुए हैं, एक सेल का 2 वोल्ट है, तो ओवरऑल 6 वोल्ट हो गया। तो बस डायग्राम बनाना था, डायग्राम बना लिया अपन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, redraw the circuit of question 1 putting in ammeter to measure the current, so the resistance, and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistance. What would be the reading in the ammeter and the voltmeter? अच्छा, अब एमीटर की वैल्यू लगानी है, एमीटर लगाना है, तो इसी सवाल में चेंज कर दो, आप ऐसे एमीटर लगा दो, एमीटर लगा दो जो करंट को मेजर कर लेगा। और क्या लगाना है आपको, वोल्ट मीटर लगाना है। किसके अक्रॉस लगाना है आपको वोल्ट मीटर, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर लगाना है आपको 12 ओम के, 12 ओम के अक्रॉस लगाना है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो, बात खत्म। नहीं आ रहा समझ में? देखो क्या कह रहा हूं मैं, सवाल वाला हमसे ये कह रहा है कि आप सर्किट में क्या कीजिए कि एक एमीटर लगा दीजिए, सर्किट में एक एमीटर लगा दीजिए जो करंट को नाप सके, सर्किट में एक एमीटर लगा दीजिए जो करंट को नाप सके। तो हमने लगा दिया। एमीटर सीरीज में लगता है हमेशा। और अगर वोल्ट मीटर आपको बोला जाएगा, कभी किसी के अक्रॉस बोला जाए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, या इसके अक्रॉस विभवांतर निकालो, या इसके अक्रॉस विभवांतर निकालो, या इसके अक्रॉस विभवांतर निकालो, जिसके अक्रॉस विभवांतर निकालने को बोलेगा ना, उसके पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या याद रखोगे, याद ये रखोगे कि जो एमीटर होता है, एमीटर होता है हमेशा, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, यानी श्रेणी क्रम में लगता है। और जो वोल्ट मीटर होता है जिसके अक्रॉस निकालना होता है हमेशा उसके पैरेलल में लगता है, यानी उसमें लगता है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में नहीं लगता है, समांतर क्रम में लगता है। समझ में आ गया? तो ये डायग्राम हो गया। अब ये डायग्राम बस नहीं बनाना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में बोला है करंट की वैल्यू निकालो, यानी एमीटर की वैल्यू निकालो, एमीटर में कितनी रीडिंग आ रही है वो निकालो। तो करंट निकालने के लिए दोस्तों आपको पता है V = IR आप लगा देंगे, R टोटल, और V की वैल्यू आपके पास 6 दी हुई है, और I की वैल्यू आपको निकालना है। R टोटल की वैल्यू सभी सीरीज में है, तो ये सबको जोड़ दोगे कितना आएगा, 12 8 20 5 25, तो 25। तो I बराबर आपके पास कितना आएगा, 6/25 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू हो गई। अब आपको बोल रहा है कि इसके अक्रॉस V की वैल्यू बताओ, यानी इसके अक्रॉस V की वैल्यू बताओ। तो पिछले वाले सवाल में हमने देखा था ना, तो इसका V1 मान लो, इसको V2 मान लो, इसको V3 मान लो। तो V3 = IR3, और I की वैल्यू आपके पास 6/25 है, और R3 की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 12। तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। इसे आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा एवोल्यूएट होकर के। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा क्या लगाते हैं, सर्किट के पैरेलल लगाते हैं। एमीटर सीरीज में और वोल्ट मीटर कहां लगाते हैं, हमेशा पैरेलल लगाते हैं। तो ये सब करके आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं 12.8 वाला क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको 12.10 वाला डायग्राम देखना है, बुक में जो बना हुआ है ऊपर साइड, वो डायग्राम देखना है। हालांकि चलो मैं बना देता हूं यहाँ पे डायग्राम। देखो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास एक रेसिस्टेंस ये हो गया, एक रेसिस्टेंस ये वाला हो गया, और एक रेसिस्टेंस ये वाला हो गया। 3 रेसिस्टेंस है हमारे पास, और ये तीनों रेसिस्टेंस जो हैं वो हमारे पास ऐसे बैटरी से कनेक्ट है एक, और यहाँ पे की हो गई हमारे पास, और ये हमारे पास एमीटर हो गया ताकि हम करंट को मेजर कर सके, और ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर हो गया V+-, ये पूरे इनके अक्रॉस है। तो यहाँ पे आपको सवाल में दिख रहा होगा सभी जो है वो सीरीज में दिए हुए हैं कि पैरेलल में दिए हुए हैं, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो आप देख के बोल सकते हैं सभी भैया पैरेलल क्रम में है, पैरेलल में है। सभी जो रेसिस्टेंस है ये R1 R2 R3 जो है वो पैरेलल में है। तो इसको हमने R1 बोल दिया, एक को R2 बोल दिया, एक को क्या बोल दिया, एक सेकेंड, वेट मार्कर, हाँ, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया, ऊपर वाले को बोल दिया हमने R1, इस वाले को आपने क्या बोल दिया, नाम दे दिया R1, इसको R2, इसको R3। अब देखो इसमें वैल्यू दी हुई है कि R1 R2 R3 हैज अ वैल्यू ऑफ 5 10 30, 5 10 और 30 वैल्यू दी हुई। कितनी वैल्यू दी हुई है दोस्तों, कितनी दी हुई है, देखो जरा ध्यान से आप देखेंगे तो आपके सवाल में दिया हुआ है R1 बराबर दिया हुआ है आपके पास कितना, 5 ओम, और R2 बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास, 10 ओम, और R3 बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास, 30 ओम। यानी R1 R2 R3 की तो वैल्यू पता चल गई। और जो बैटरी दी हुई है वो 12 वोल्ट की दी हुई है। कितने वोल्ट की दी हुई है, 12 वोल्ट की। अब आप खुद सोचिए, जब आपको रेसिस्टेंस मिल गए हैं, बैटरी मिल गई है, तो निकालना क्या है आपको। 3 सवाल दिए हुए हैं। एक ए में क्या दिया हुआ है आपके पास, द करंट थ्रू द ईच रेसिस्टेंस, ईच रेसिस्टर मतलब प्रत्येक उससे, इससे कितना करंट जा रहा होगा, इससे,
तो देखो हम जानते हैं, डेरिवेशन हमने कर रखा है, क्या होता है जब यहां से यदि आई करंट निकल रही होती है तो इसमें I1 जाती है, इसमें I2 जाती है, इसमें I3 जाती है, यानी करंट अलग अलग होती हैं लेकिन तीनों का पोटेंशियल सेम होता है। तो पहले एक काम करते हैं अपन, पहले क्या करते हैं ना, पोटेंशियल आपको पता है, आपको क्या करना है, I1 I2 I3 की वैल्यू निकालना है। तो पहले आप इस वाले पर वो लगा दीजिए, ओम का लॉ लगा दीजिए। तो ओम का लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 वाले में क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू I1 R1। क्यों V क्यों लिखा, V तो सब में सेम है, इस वाले में V है, इस वाले में V है, इस वाले में भी V है, और जो V की वैल्यू है 12 वोल्ट दी हुई है, तो हमारे पास V तो सेम है। अब करंट निकालना है अलग अलग रेसिस्टेंस में, इसमें कितना करंट होगा, इसमें कितना करंट होगा, इसमें कितना करंट होगा। तो मान लेते हैं I1 है, I2 I3 है, तो पहले इस वाले में ओम का नियम लगाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, भैया ने हमें पढ़ाया है कि ओम का नियम प्रत्येक इंडिविजुअल उसमें हम लगा सकते हैं। तो इस वाले में लगाते हैं, तो V बराबर I1 R1, तो V बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 रख दीजिए, और I1 की वैल्यू निकालनी है, और R1 की जो वैल्यू दी हुई होती है हमारे पास 5 ओम। तो यहां से I1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 12/5 ओम आ गया, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे वाले पे लगाते हैं, इस वाले पे लगाते हैं, तो V बराबर I2 R2, V की वैल्यू 12 दी हुई है, I2 की वैल्यू निकालनी है, R2 की वैल्यू 10 दी हुई है, तो I2 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 12/10 ओम आ जाएगा। इसको आप काट सकते हैं, 2 6 12, 2 5 10, 6/5 ओम आ जाएगा। ये आपके पास I2 आ गया। फिर आप I3 भी निकाल सकते हैं इसी तरह, V बराबर I3 इंटू R3, V की वैल्यू आपके पास 12 दी हुई है, I3 की वैल्यू निकालनी है, और R3 की वैल्यू 30 दी हुई है, तो आप I3 बराबर क्या कर सकते हैं 12/30, 2 6 12, 2 5 1 2 1 2, 2 5 10, तो 2 3 इसको 3 से काट दीजिए, तो ये आ गया हमारे पास, I3 की वैल्यू आ गई, I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, I3 भी आ गया। समझ में तो आया होगा ना आप कैसे निकाला हमने, करंट अलग अलग होगी तो अलग अलग हमने अलग अलग ओम का नियम लगा दिया। ये पहला वाला सवाल हो गया। चलिए चेक करते हैं, पहला वाला सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि I1 की वैल्यू कितनी दी है, 2.4 आ रही है, अच्छा 12/5 और उसमें आ रही है हमारे पास 12/10, ठीक है, मतलब हमने उसने डिवाइड करके लिख दिया, आप लिख सकते हैं। अब आपको आर टोटल निकालना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, दूसरे वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या निकालना है आपको, टोटल करंट इन द सर्किट है। सर्किट में टोटल करंट कितनी होगी, तो हमने क्या बोला कि टोटल करंट यहां I1 आ रही थी जो कि I आ रही थी जो कि I1 में बट गई, I2 में बट गई, I3 में बट गई। मान लो यहां पे आपके पास 500 रुपए थे, 500 रुपए थे जिसमें से आपने 3 भागों में यहां बांट दिया। तो यदि मान लो मैंने आपसे बोला कि आपके 3 भागों में बटे हुए पैसों की कीमत इतनी है, इसको 200 हो गया, इसको 100 हो गया, इसको 200 हो गया, तो आपको यदि ये निकालना होगा तो क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ दोगे। तो वही करेंगे अपन, I1 निकल गया, I2 निकल गया, I3 निकल गया है, तो I की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, I बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 12/5 प्लस 6/5 प्लस 2/5। तो यहां से कितना 12 6 18 19 20, 20/5, 5 4 20, यानी हमारे पास आ गया 4 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों, 4 एम्पियर जो है हमारा वो पूरे सर्किट में बहने वाला करंट आ गया, पूरे सर्किट में बहने वाला करंट आ गया। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस। अब यहां पे दिमाग लगाना होगा आपको, दिमाग देखो मैं कैसे बताता हूं, देखो आपको, देखो आपको पूरी सर्किट का करंट कितना पता है, पूरी सर्किट का करंट पता है 4 एम्पियर, पूरी सर्किट का वोल्ट पता है 12 वोल्ट। तो आप यहां पर रेसिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ओम के नियम का फॉर्मूला होता है 1/V = IR। यदि आप पूरी सर्किट में लगा रहे हैं तो यहां R टोटल आएगा, पूरी सर्किट का करंट हमारे पास 4 है, पूरी सर्किट का वोल्टेज हमारे पास 12 है, तो हमारे पास R टोटल यहां से निकाल सकते हैं। R टोटल यहां से कितना जाएगा, R टोटल बराबर आ जाएगा हमारे पास 12/4, तो हमारे पास यहां से R टोटल की वैल्यू आ गई 3 ओम। तो यहां से हम निकाल सकते थे बहुत ही आसानी से, देखो हमने R टोटल की वैल्यू निकाल ली। अगर मान लो कोई बच्चे को ये क्लिक नहीं किया, किसी बच्चे को ये क्लिक नहीं किया कि हम पूरी सर्किट में ओम का नियम नहीं लगा पाया, तो वो ऐसा कर सकता है 1/R टोटल बराबर होता है हमारे पास 1/R1, थोड़ा लेंथी जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 की वैल्यू कितनी दी है 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, 1/R टोटल को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए इसका, 5 10 30 दिया हुआ है,
है ना। तो यहाँ से आपका एलसीएम 30 आ गया। 5 6 जा 36 और 10 3 जा 3 और 30 ये, तो कितना आ गया हमारे पास 10/30। तो यहाँ से आर टोटल की वैल्यू कितनी जाएगी, आर टोटल की वैल्यू क्या कर देंगे आप, आर टोटल बराबर कितना आ जाएगा 30/10। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 ओम। कितना आ गया आर टोटल की वैल्यू 3 ओम। देखो उस वाले फॉर्मूले से भी यही आया था और इस वाले फॉर्मूले से भी हमारा आंसर यही आ गया। तो हमारा ये 12.8 कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 12.8 आप एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझते जाइए, आपको बहुत आसानी होगी। 12.9 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 12.9 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है, R4 दिया हुआ है, R5 दिया हुआ है और 12 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट किया है और कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सिंपल सा है, डायग्राम बनाता हूं, बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा, देखना बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत चुटकियों में आप कर लेंगे और बोलेंगे कि हाँ बहुत आसान है। ये डायग्राम ये रहा, इसको इरेज कर देता हूं। 12.9 आप डाल सकते हैं। जो देखो है तो ये एग्जाम्पल, लेकिन आप कॉपी में कर लेंगे यदि एक बार तो आपको बहुत बेहतरीन अच्छा रहेगा, क्योंकि काम का है ना आपके 12.9। चलो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास आता है 12.9। 12.9 में हमारे पास डायग्राम देखिए मैं बनाता हूं। डायग्राम हमारे पास ये बना हुआ है कि ये हमारे पास ये बैटरी टाइप की हो गई कुछ, है ना। ये बैटरी हो गई हमारे पास, बैटरी, और इधर प्लस इधर माइनस, जिधर से करंट निकलता जानते ही हो आप, है ना। फिर इधर साइड हमारे पास 2 रेसिस्टेंस बटे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 रेसिस्टेंस में इन्होंने बांट दिया है। फिर एमीटर लगा दिया है एक, और उन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे हमारे पास की लगी हुई है, और उन्होंने यहाँ पे हमारे पास 3 रेसिस्टेंस बांट के रखे हैं। कितने रेसिस्टेंस बांट के रखे हैं बच्चों, 3 रेसिस्टेंस बांटे। अरे बांटने तो जितना बांटना उतना बांटो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को, है ना। देखो अब यहाँ पे देखो इन सब की वैल्यू देख दो, इस सब की वैल्यू दे दो। क्या दिया हुआ है, इसको R1 बोला है, इसको R2 बोला है, इसको R3 बोला है, इसको R4 बोला है और इसको R5 बोला है। अब क्या करेंगे सवाल में, R1 की वैल्यू कितना बोला है, देखो R1 की वैल्यू बोला है 10 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी बोला है 40 ओम, और R3 की वैल्यू कितनी बोला है हमसे 30 ओम, और R4 की वैल्यू कितनी बोला है हमसे 20 ओम, R5 की वैल्यू कितनी बोला है 60 ओम। अच्छा भैया ये सब तो आपने लिख दिया। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 12 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है ये, 12 वोल्ट की है, और निकालना क्या है आपने को, पहले देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। अच्छा जब कभी भी हमारे पास पैरेलल, देखो अब इन ये पूरा और ये पूरा ये आपस में सीरीज में है, लेकिन ये जो है, ये देखो इसको सवाल को समझो, ये दोनों जो है वो पैरेलल हैं और ये तीनों पैरेलल हैं, लेकिन ये और ये जो है वो सीरीज में है। ये 12वीं क्लास में पूछा जाता है सवाल, ये दोनों पैरेलल में है, ये तीनों सीरीज में है। तो आपको करना क्या होगा, पहले इन दोनों को मिला के एक बनाओ और इन तीनों को मिला के एक बनाओ। जब इन तीनों को मिला के एक बन जाएगा और इन दोनों को मिला के एक बन जाएगा, तो ये और ये सीरीज में हो जाएंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आर टोटल आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो क्या दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये तीनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके आपने क्या किया, उनको सीरीज में बना दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा, और इन तीनों को जोड़ दिया तो ये लाइन में आ गया, और ये लाइन में और ये यही लाइन में हमारे पास ये वाले तीनों का जो टोटल था वो आ गया, और इन दोनों का टोटल जो था वो आ गया, तो ये और ये सीरीज में हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसका हम जो टोटल मान लेते हैं कि इसका टोटल जो है हमारे पास आर टोटल, इसका हम मान लेते हैं कि आर डैश टोटल मान लेते हैं इसको। तो आर डैश टोटल जो हो जाएगा हमारे पास, तो इसका निकालोगे, चलो इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/r डैश टोटल, आर डैश टोटल बराबर 1/10 प्लस 1/40, यहाँ से 40 एलसीएम, तो 4 + 1 यहाँ से 5/40, ये 1/r डैश टोटल। तो आर डैश टोटल की जो वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 40/5 यानी 8 ओम, यानी इन दोनों को हटाओगे तो आप 8 ओम लगा दो। अब इसको करते हैं, इसमें हम क्या मान लेते हैं, इसका टोटल मान लेते हैं आर डबल डैश का टोटल। ये सिर्फ सिंबल है बताने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। कितना दिया हुआ है 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ये तो आपको पता है ना, पैरेलल में यही फॉर्मूला लगाते हैं अपन। एलसीएम 60 आ गया तो 2 और ये 3 और ये 1, ये आ गया हमारे पास 6/60। तो यहां से आर डबल डैश टोटल की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ जाएगी 60/6 या 60/6, क्योंकि ये भी पलट जाएगा, तो यहां हमारे पास आ गया 10 ओम। तो यहां से आपके पास चाहो तो मैं एक नई सर्किट बना देता हूं। यहां पे हमारे पास नई सर्किट ऐसा बनेगी
नई सर्किट ऐसा बनेगी, यहां कितने ओम दिया हुआ है, 8 ओम आ गया है हमारे पास, और ये एम्पियर हो गया है, और यहां जो इन दोनों को हटा करके 8 ओम कर सकते हैं, इन तीनों को हटा करके 10 ओम कर सकते हैं, तो ये 10 ओम हो गया हमारे पास। अब फिर ये हमने इसमें जोड़ दिया, एक की वगैरह लगी हुई। अब देखो ये 8 वाला और 10 वाला ये दोनों क्या है हमारे पास, अब सीरीज में है, तो अब इसको ओवरऑल टोटल निकाल लेते हैं, आर ट्रिपल डैश टोटल। तो ट्रिपल डैश क्यों लिखे कि पूरा टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, आर डैश टोटल प्लस आर डबल डैश टोटल। आर डैश टोटल कितना आया था आपके पास, 8 आया था, तो 8 लिख दीजिए। डबल डैश टोटल कितना आया आपके पास, 10, तो 10 लिख दीजिए। यानी हमारे पास 18 ओम जो है वो आंसर है। 18 ओम क्या है हमारे पास, आर टोटल है। क्या किया, पहले इन दोनों का टोटल निकाला, फिर इन तीनों का टोटल निकाला, और इसका टोटल जो है वो लिखा, इसका टोटल जो है वो लिखा। अब वो दोनों सीरीज में हो गए हैं तो उनको ऐड कर दिया, तो हमारे पास 18 ओम आ गया। फिर इसके बाद और देखिए क्या निकालना है, इस सवाल में निकालना टोटल रेसिस्टेंस निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है इसमें, टू कैलकुलेट द करंट वी यूज, है ना, हमें क्या करना है, टोटल करंट निकालना है, सर्किट में कितना टोटल करंट वेरी होगी। तो अगर सर्किट में निकालना है, तुम जानते हो कि V बराबर आई आर होता है, लेकिन यदि पूरी सर्किट का करंट निकालना है तो पूरी सर्किट का आर टोटल लिखना होता है। तो आर टोटल यहां पे तो आई आर ट्रिपल डैश टोटल वाला ये वाला टोटल होगा आर टोटल, और आई निकालना है, V की वैल्यू हमारे पास 12 दी हुई है, और आई निकालना है, आर ट्रिपल डैश टोटल को यहां डिवाइड कर दिया 8, तो यहां से आई की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी हमारे पास, 12/18 एम्पियर, यानी हमारे पास 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, यानी हमारे पास 2/3 एम्पियर। इसे आप उस तरह में लिख सकते हैं 0.66 एम्पियर, ठीक है ना। देखो सही है, हमारे पास कितना आया है इसमें चेक कर लीजिए आप, जस्ट लेट्स हैव अ चेक। तो देखो बस वही है कि 66 जाता जाएगा तो एक हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, तो राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.67 हो जाएगा। कैसे, देखो 0.6666 ऐसे जाता जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.2 पॉइंट तक लिखते हैं आंसर, 0.67 कर देंगे, दैट इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया करना, ये 12वीं में सवाल है इसी तरह का, सेम टू सेम 12वीं में आता है 4 नंबर का, तो अभी पढ़े रहोगे ना तो 12वीं में दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों को टोटल कर दो और इन तीनों को टोटल कर दो, और बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलो यहां तक की कहानी हमारी समाप्त हुई। अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट वाला न्यूमेरिकल देखिए बहुत आसान है, 2 सवाल और बचे हुए हैं, इससे आपको ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट का जो हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है वो भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। केवल 2 ही सवाल, 2-3 सवाल और बचे हैं हमारे, इस तरह से रिलेटेड और भी सवाल आपके क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, आप उनको करने का ट्राई कीजिएगा। तो और जो समझ में ना आएंगे आप वो मुझे सेंड करिएगा व्हाट्सएप में, तो मैं आपको वो बता दूंगा, क्योंकि सारे सवाल करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे सवाल दिए होते हैं। अभी ये देखो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं आपके पास 1 2 3 4 5 सवाल दिए हुए हैं, आप करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट में क्या होता है, जब जानते हो आप क्या होता है कि जैसे करंट अगर किसी चीज में फ्लो होती है तो वो कुछ मटेरियल जिससे बना हुआ होता है वो मटेरियल क्या होता है, गर्म होने लगता है, वो सब जूल्स इफेक्ट के कारण होता है। और हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I²RT होता है। क्या होता है, हीट का जो फॉर्मूला होता है, जूल्स इफेक्ट का जो फॉर्मूला हमारे पास आया है वो कितना आता है, I²RT। अरे 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 गायब हो गया, एक सेकेंड जस्ट वेट। हीट स्क्वायर जो का हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आता है, I²RT आता है। तो आपके पास जो अगर I²RT है, हीट I²RT होता है, तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है हमारे पास, 12.10 में दिया हुआ है सवाल। देखो 12, अरे यार 12.10 खोलो जल्दी से आप अपनी बुक में, 12.10 खोलिए जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ 12.10 देखो, 12.10 में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हाट हीटिंग when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum rate, the voltage V की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, 220 वोल्ट दी हुई है। करंट एंड द रेसिस्टेंस इन ईच केस, आपको करना है कि एक बार क्या हो रहा है आपके पास कि 840 वाट आपके पास क्या हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और एक बार क्या हो रहा है आपके पास 360 एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। 2 केस दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है आपके पास, विभव की जो वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट दी हुई है, एक बार एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, 840 वाट कंज्यूम हो रही है, और एक बार एनर्जी हमारे पास 360 वाट कंज्यूम हो रही है। अब हमसे पूछ क्या रखा है कि करंट की वैल्यू बताइए, हर केस में करंट की वैल्यू बताइए, और हर केस में क्या बताना है आपको, हर केस में क्या करना है, करंट की वैल्यू बताना है। और हर, अच्छा ये पावर में आ गए क्या, अपन तो हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे, क्योंकि ये पावर का फॉर्मूला है। पावर जो होता है ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, देखो पावर इज इक्वल टू होता है हमारे पास VI होता है, और पावर की इज इक्वल टू VI होता है, और इसकी SI यूनिट जो होती है ना अपने पास वो वाट होती है। क्या होती है SI यूनिट इसकी, वाट होती है। चलो देखते हैं जो भी ये सवाल में करेंगे अपन, इसमें हमें करंट निकालना है।
तो करंट निकाल सकते हो बहुत आसानी से। पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, VI, ये पावर दिया हुआ है, एनर्जी मतलब एक तरह से शक्ति, शक्ति एक तरह से एनर्जी कंज्यूम। तो पावर एक बार 840 दी हुई है और V की वैल्यू 220 है, तो यहां से I1 आ जाएगा, इस वाले केस का I1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 4 जाए 2 2 जा 4, ये तो हमारे पास 42/11, इसे आप डिवाइड कर सकते हैं करना चाहें तो। और I2 निकाल लेंगे तो आप पावर इज इक्वल टू V I2 भी निकाल सकते हो। पावर 360 दी हुई है और वो तो हमारे पास 220 वोल्ट ही दिया हुआ है, तो यहां से हमारे पास I2 आ जाएगा। तो I2 आ गया, यानी हमें पहले I1 निकालना था और I2 निकालना था, तो हमने निकाल लिया। अब I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। अब क्या करना है, अब निकालना है अपने को रेसिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, रेसिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR लगा के निकाल सकते हो रेसिस्टेंस, देख लो चाहे तो भले से। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करके निकाल रहा है, आपके भले के लिए देख रहा हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, वेनेटिंग इज द मिनिमम, I इज इक्वल टू, देखो वही सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। I की वैल्यू यदि आपको पता है तो V इज इक्वल टू IR लगा सकते हो, IR1 लगा सकते हो। तो V की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट दी हुई है। I1 की वैल्यू आपके पास 42/11 दी हुई है। R1 यहां से निकाल लोगे रेसिस्टेंस इस वाले में, और सेम इसी प्रकार इस वाले में भी रेसिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है ना, कर लोगे ना रेसिस्टेंस। नहीं आया समझ में, नहीं आ रहा समझ में, देखो क्या करना है कि देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, V की वैल्यू दी हुई थी और बोला कि एक बार पावर इतनी है, पावर मतलब एनर्जी इतनी खपत हो रही है, और एक बार शक्ति इतनी खपत हो रही है, एनर्जी इतनी खपत हो रही है, तो बताना है दोनों केसों में करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो भैया आपने पढ़ाया हमें कि जो पावर होता है उसका फॉर्मूला VI होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, VI, V इंटू आई होता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो पावर बराबर VI, पावर की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, I की वैल्यू निकाल लोगे तो एक बार ये I1 आ गया, एक बार I2 आ गया। अब R1 निकालना है, तो R1 निकालना है तो I1 पता चल गया आपको। जब I1 पता चल गया है तो आप V की वैल्यू तो आपको पता है 220 वोल्ट है, और I1 भी पता चल गया है, R1 की वैल्यू निकालनी है तो यहां से R1 की वैल्यू निकाल लेंगे ओम का नियम लगा करके। तो R1 और R2 निकालने के लिए हमने कौन सा नियम लगा दिया, ओम का नियम। और जब हमें I1 और I2 निकालना था तो हमने कौन सा लगा दिया, पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब लिखा हुआ है 12.11 में, देखो लिखा हुआ है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेसिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। मतलब कि प्रत्येक सेकंड में 100 जूल, अब हीट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हीट कितना दिया हुआ है हमारे पास, 100 जूल लिखा हुआ है। 100 जूल हीट इज प्रोड्यूस, हीट की SI यूनिट भी जूल होती है, तो 100। और क्या लिखा हुआ है कि इन 4 ओम रेसिस्टेंस, R की वैल्यू कितनी दी हुई है, R की वैल्यू कितनी दी है 4, और I स्क्वायर की नहीं दी हुई है, और टाइम कितना दिया हुआ है, ईच सेकंड यानी 1 दिया हुआ है। तो यहां से I की वैल्यू निकालना है अपने को, तो 100/4 हो जाएगा, और यहां से I स्क्वायर, यहां से अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 25, और ये I स्क्वायर। I निकालना होगा तो क्या करेंगे, इधर √25, जिसका मतलब हमारे पास 5, यानी I की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कुछ नहीं किया हूं मैं, क्या किया हूं, इसमें हीट का फॉर्मूला लगा दिया हूं। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर इंटू RT। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर इंटू RT। तो I स्क्वायर इंटू RT लगा दिया, तो यहां से हमारे पास हीट का फॉर्मूला I करंट आ गया। फिर क्या दिया हुआ है देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो आपके पास क्या दिया है, R की वैल्यू कितनी दी हुई थी इस सवाल में, R की वैल्यू 4 ओम दी हुई थी, और I की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास 5 एम्पियर आ गई, और V की वैल्यू निकालना है तो ओम का नियम लगा दो, 5 × 4, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। हमेशा आप ओम का नियम लगाने की कोशिश किया करो। इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, और 12.12 भी देख लो फटाक से, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू VI होता है। क्या होता है, VI। अच्छा, कुछ लोग क्या अपन ना पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, VI हो गया। अब V ओम का नियम की जगह V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, तो IR, तो यहां से I स्क्वायर R, यानी पावर का फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है। या फिर अपन ऐसा सोचें, पावर का फॉर्मूला अब ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू IR, यहां से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V/R, तो I की वैल्यू V/R आ गई, तो यहां पे I की वैल्यू रख दो, पावर इज इक्वल टू V, I की वैल्यू रख दो V/R, तो ओम पावर का फॉर्मूला ये भी बन सकता है ना, लेकिन कॉमन फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू VI होता है। सिंपल सा एक सवाल दिया हुआ है आपके पास, इलेक्ट्रिक बल्ब 12.12 में, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड 220 वोल्ट करंट इस पर इतना पावर निकालना है। तो सवाल में आपके पास क्या दिया है, बल्ब इज कनेक्टेड टू, V की वैल्यू दी हुई 220 वोल्ट, और I की वैल्यू दी हुई है आपके पास 0.50 एम्पियर। आपको पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू VI, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार आपका एक 12.13 सवाल दिया हुआ है,
12.13 सवाल जो है उसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बहुत आसान है, मैं समझा देता हूं। देखो, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसमें 400 वाट ऑपरेट करता है ना, रेट कितनी है उसकी, 400 वाट है। तो रेट का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर हावर के हिसाब से देख रहे हो तो रेट पर हावर होगा, ठीक है ना। चलो बता ही देता हूं मैं, तो रेट के अनुसार है ना। तो 12.13 वाला सवाल अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए बता देता हूं। चलो, ये हमारा आखिरी सवाल होगा आज का, इसके बाद हम बाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को। ये इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। हमने जितने क्वेश्चंस कराए आई होप आप कर लेंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ है हमारे पास, रेट मतलब पर हावर में जो एनर्जी कंज्यूम होगी, रेफ्रिजरेटर का रेट जो दिया हुआ है हमारे पास 400 वाट दिया हुआ है ना। और एक दिन में, वन डे में हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन में हम 8 हावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखा हुआ है ना 8 हावर पर डे, 8 हावर ऐसे लिखा है ना, 8 हावर पर डे। इसका मतलब एक दिन में हम 8 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं और एक घंटे में 400 वाट एनर्जी लग रही है। हम 30 दिन तक इस्तेमाल करते हैं, 30 दिन तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल बिजली कितनी कंज्यूम हो जाएगी वो निकालो, है ना। तो 30 डेज में कितनी बिजली लग जाएगी वो निकालते हैं। चलो, तो एक देखो कितने घंटा, एक दिन में कितने घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक घंटे में कितना आ रहा है हमारे पास, 400 वाट। रेट जो होता है, आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास रेट होता है, क्या होता है, रेट होता है, वो हमारे पास ये दिया हुआ, जैसे पर हावर के हिसाब से ले रहे हैं तो आपके पर हावर के हिसाब से इसमें रेट दिया होगा। तो अगर आप 30 डेज में एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, 30 डेज की एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो 30 डेज की एनर्जी निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, ये 8 क्या है, एक दिन में 8 घंटे हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है हमारे पास, 1 हावर में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो एक दिन में 8, यदि एक दिन में 8 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो टोटल 30 दिन में कितने घंटे इस्तेमाल किए, और एक घंटे का इतना। समझ में तो आ रहा होगा ना। जैसे हम एक दिन में यदि 8 घंटे इस्तेमाल करते हैं बिजली, तो 30 दिन में कितना इस्तेमाल करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और एक घंटे में यदि 400 होता है तो 8 घंटे में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से हमारे पास 8 4 जा 32 इंटू 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी 96000 ये वाट आ जाएगा। अब इसे हम किलोवाट में भी लिख सकते हैं। किलोवाट में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट आ जाएगा हमारे पास। यानी हम कितनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो किलोवाट पर हावर, किलोवाट हम कितनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पास, किलोवाट हावर में, वाट हावर में आएगा, क्योंकि इसका हावर भी था, इसका हावर भी था, तो किलोवाट हावर, इतनी एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब हमसे बोल रहा है कि 3 रुपए जो लग रहा है पर किलोवाट हावर का पैसा लग रहा है। बिजली का बिल कितना आ रहा है, 3 किलोवाट, 3 रुपए लग रहा है ना, 3 रुपए लग रहा है हमारे पास पर किलोवाट आवर में। हमारे पास टोटल 96 किलोवाट पर आवर का इस्तेमाल किया, 96 किलोवाट आवर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा मनी का। दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ द करंट चैप्टर। मैं भी थक गया हूं, बहुत लंबी वीडियो बनी थी, मैं जानता हूं आप भी थक जाएंगे वीडियो देखते देखते, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को टुकड़ों में देखें और इसे पूरी कंप्लीट करें। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कभी। लेट्स